हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज हम इसके द हिंदू के डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन एक मोटिवेशन कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज़ लाइक एन ओशन, इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी द ओशन डज नॉट बिकम डर्टी। तो आपको जो है वो इंसानियत पर विश्वास कभी भी नहीं जो है वो लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको महात्मा गांधी ने क्या किया है, एक ओशन से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी कुछ बूंदें गंदी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समुद्र ही गंदा है। तो वो चीज़ों को लेकर के चलिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है तो उस चीज़ को रहने दीजिए, अपना दिमाग जो है वो शांत रखिए, यानी कि किसी दूसरे की वजह से आप अपना माइंडसेट जो है वो ख़राब ना करें। ठीक है, आप उसी रूटीन के साथ में आगे बढ़ते रहिए, वही सब चीज़ों को फॉलो करते रहिए। तो ये था आज का कोट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। तो हमारे पास पहला MCQ है कि विच कंट्री हैज़ टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशंस who renounced their Indian citizenship in 2021। तो ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत से इंडियन हैं जिन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है 2021 में। तो कौन सा जो है वो टॉप चॉइस रहा है इंडियन लोगों के लिए, कौन सी कंट्री टॉप चॉइस रही? तो हमारे पास ऑप्शन है UK, USA, UAE और जर्मनी। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो ERSS की बात कर रहे हैं। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स को जो है वो ट्रैकिंग डिवाइस ERSS के साथ में कनेक्ट किया है? तो फर्स्ट स्टेट वो कौन सी बनी है? तो हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली और हरियाणा। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं आज के डिस्कशन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन थे उनकी वोटिंग की जो है वो गणना हुई और यहाँ पर जो है वो हमारी 15th प्रेसिडेंट जो है वो निकल करके आती हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो 15वें नंबर की ये हमारी राष्ट्रपति हैं। और एक और बात कि ये पहली महिला जो है वो आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है और सबसे ज़्यादा यंग एज में बनने वाली भी ये पहली बन गई है। तो बोला अमिड हैवी क्रॉस वोटिंग शी रिसीव 64.03% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही हिस्टोरिक ये मूवमेंट है। तो इस चीज़ को जो है वो आप याद रखिएगा। अब बोलते कि ये पहले क्या थी, ये पहले झारखंड की गवर्नर हुआ करती थी, NDA की कैंडिडेट थी और ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब इलेक्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है टू बी अपॉइंटेड एज टू दिस पोजीशन एंड द यंगेस्ट एज वेल। तो ये यंगेस्ट भी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में कुछ। तो ये कहाँ से हैं? तो आपको पता है, सबको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये संथाल ट्राइब से हैं और ये मयूरभंज ज़िले यानी उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से बिलोंग करती हैं। और ये जो है and graduating and teaching in Odisha before entering the politics and local body level। तो पहले ये वहीं पर जो है वो टीचिंग करती थी और उसके बाद में ये MLA इलेक्ट हुई हैं और ये मिनिस्टर रहीं 2000 से लेकर के 2004 तक इन्होंने जो है वो सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा का मैप और यहाँ पर ये वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से जो है वो ये बिलोंग करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो आपको यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो चलिए मैंने सोचा आपका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी मैं यहाँ पर कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर है? एक तो जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसके अलावा लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में है, कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है। और यहाँ पर कौन सी लेक मिलती है? तो एक अंशुपा लेक है, चिल्का लेक है और आपकी कांजिला लेक है, कांजिया लेक। तो चिल्का लेक जो है ये आपकी कैसी लेक है? ये लगून लेक है। ठीक है, लगून ही है। रिवर्स की बात करते हैं तो कौन सी है? महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, इंद्रावती, ऋषिकुल्या, फिर वंशाधारा, नागावेली, ठीक है, बुद्धमांगला, स्वर्ण रेखा, फिर बहुदा और कोलाब। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद रखनी है। तो एक तो महानदी,
ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमेशा याद रखना आपने कि उड़ीसा से होकर के बहती हैं। अगर आपको पूरे रिवर कोर्सेज के ऊपर कोई वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं डैम्स की, तो डैम यहाँ पर कौन कौन से, एक है हीराकुंड डैम, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। एक है रंगालदी डैम, तो ये आपको ब्राह्मणी नदी पर देखने को मिलेगा। इंद्रावती डैम इंद्रावती नदी पर है। जालापुर डैम जो है वो माकचंद रिवर पर है एंड मातकुंड रिवर पर है। एंड मंदिरा जो डैम है वो संख रिवर पर आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं स्टेडियम की, तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा द आइकॉनिक बारवती स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिर एक दिल्ली तिर्की स्टेडियम भी यहीं पर सिचुएटेड है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली, और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है। तो ये दोनों नेशनल पार्क जो है वो याद रखने। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर वर्धमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर बैसीपल्ली हो गया, फिर उसके बाद बालूखड हो गया, कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चंदका एलिफेंट सेंचुरी। तो यहाँ पर जो है वो इनके नाम आप देख सकते हैं। बाकी PDF जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये संथाल कौन थे? तो ये आप देखिए ये ट्राइब है, यानी कि ये एग्रीकल्चर करते थे और राजमहल हिल्स ऑफ बिहार वाले एरिया में रिजाइड किया करते थे। हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने जब अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ लेकर के आए तो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया है एग्रीकल्चर के द्वारा। तो संथाल जो है उनको इन्होंने बोला कि आप जंगलों को क्लियर कीजिए, तो ये मान गए कि नहीं जंगलों को क्लियर करने के लिए, और वो सब चीज़ें होने लगी। 1832 में एक लार्ज नंबर ऑफ एरिया जो है डिमार्क कर दिया गया दमीने को और संथाल परगना करके, उसे जो है वो यहाँ पर 1832 में मार्क कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे करके जो है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में संथाल रेबेलियन हुआ। बात करते हैं संथाल के बारे में कुछ और पॉइंट्स की, तो संथाल जो है वो आपको लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? झारखंड में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है संथाल ट्राइब। 19th सेंचुरी के पास में ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मनी विद नेचर के साथ में मिल कर के रहते थे, एग्रीकल्चर और हंटिंग वगैरह किया करते थे। तो ये हिली रीजन जो बीरभूम या बाराभूम वाला एरिया, मानभूम, पलामू हो गया या छोटा नागपुर हो गया, इन एरियाज़ में जो है वो ये रहा करते थे। पर ये एरिया जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना रूल करना शुरू कर देते हैं आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुई है? 1757 में। तो संथाल जो है वो यहाँ पर उनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है इसके बाद में, और यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पर बाद में ये लैंडलेस बॉन्डेड लेबर्स बन गए, ठीक है, अपने ही घरों में जो है वो इस तरह की चीज़ें होने लगी। अब जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो संथाल लैंड को ऑक्यूपाई करके उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं इन्होंने ये क्या काम करते, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने लगे, बार्टर सिस्टम के द्वारा जो है वो ये इनमें करते थे। और जब करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया कॉलोनियल इंटरवेंशन के कारण में, तो ये जो है वो मनी लैंडर्स के ऊपर रिलाई करने लगे, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम में भाई चलता था कि आपको आलू के बदले टमाटर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको राइस चाहिए तो आप जो है वो दाल दे दो बदले में, आटा दे दो बदले में, कोई भी चीज़ है, मतलब कि ये 2 वे कम्युनिकेशन के हिसाब से चीज़ें बड़े आराम से होती थी। पर जब पैसा इंट्रोड्यूस किया तो मनी लैंडर यानी साहूकारों ने इनको बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डुबाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर इनको जो है वो ये चीज़ें मतलब लोन प्रोवाइड करवाना शुरू किया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया, इतना ज़्यादा होता था कि वो कभी भी इनकी ज़िंदगी गुजर जाती थी पर इस कर्जे को नहीं चुका पाते थे, तो वो कहीं ना कहीं इनके गुलाम बन करके रह जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैवी डेट्स में फंसे हुए थे। उसके बाद में अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है, ह्यूमिलेशन इनकी देखने को मिलती है, लैंडलेस हो चुके थे वो सब चीज़ें। तो अब देखिए इतना ज़्यादा जब किसी इंसान को कोई परेशान करता है तो उसकी भी एक सीमा होती है, जब वो सीमा पार हो जाती है तो फिर इंसान को डर नहीं लगता, फिर वो बोलता है कि नहीं अब जो भी हो मुझे अपने राइट्स के लिए लड़ना है। तो वही चीज़ जो है वो इनके पास में आ जाती है। तो 30 जून 1855 के अराउंड जो है यानी कि 1857 से पहले जो है वो संथाल ब्रदर्स यानी सिंधु, कानू, मुर्मू ये जो है या 1000 संथाल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट खड़ा कर देते हैं।
तो ये ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकालने में जो है वो पूरा का पूरा साथ देते हैं एक दूसरे का। तो मुर्मू ब्रदर्स सिस्टर्स जो फूलो और झानो हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव पार्ट इसमें जो है वो प्ले किया था। अब पुलिस आती है, उनको अरेस्ट कर लेती है और विलेजेस को मारती है। तो विलेजेस जो है वो पुलिस मैन जो आए होते हैं उन्हीं को यहाँ पर मार देते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और ये जो रेबेलियन है ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करता है कि ट्राइब जो है वो किस तरह से, यानी लगभग 15,000 संथाल विलेजर्स जो हैं इंक्लूडिंग मुर्मू ब्रदर्स, उनको जो है वो यहाँ पर मार दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ा ये एक जो है वो हमें ब्लो देखने को मिलता है उस चीज़ में। तो लैंडलॉर्ड्स जो है वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, वेयर एज द लोकल पीपल इंक्लूडिंग मिल्कमैन एंड द ब्लैक स्मिथ सपोर्टेड द संथाल्स। की लोकल लोगों ने तो संथाल को सपोर्ट किया, पर जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स का यहाँ पर पूरा साथ दिया। तो बोलते हैं कि मार्शल लॉ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था 1855 में, और जो कि 1856 तक यहाँ पर रहा था। तो ब्रिटिश ने पास किया संथान परगनास टेनेंसी एक्ट 1876 में, जो ऑफर करता था कुछ प्रोटेक्शन देना ट्राइबल ग्रुप्स को कि एक्सप्लॉयट ना किया जाए इनको, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अब और कोई ऐसा रेबेलियन। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो निकल के आती है। तो संथाल रेबेलियन जो है वो 1857 के रिवॉल्ट से पहले हुआ था। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जो झारखंड स्टेट जो है वो निकल के आया था सन 2000 में। ठीक है, तो संथाल रेबेलियन और अपराइजिंग ऑफ संथाल्स के बारे में बात करें तो ये 55 to 56 रहा, और ट्राइबल ग्रुप ने कंसंट्रेट किया झारखंड में, और वहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रेजेंट रिवोल्ट अक्कर होता है। और यहाँ पर रिवोल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन, हाँ, तो यहाँ पर ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में आई थी। अब मुझे एक चीज़ जो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है, ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो वो सब चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। ये पूरा एक्सप्लोटेशन के चलते जो है वो यहाँ पर संथाल जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह करते हैं यूरोपियंस के अगेंस्ट, यानी मेनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। ठीक है, बाकी ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज मुझे लगा था, तो ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। देखिए कैसे इसको डिपिक्ट किया गया है। चलिए, आपको इस इमेज को देख करके आप क्या समझ पा रहे हैं, मुझे आप जो है वो ये लिख करके बता सकते हैं। इसके बारे में ज़रा लिखिएगा ज़रूर। बात करते हैं कि केजरीवाल कीन ऑन सिंगापुर ट्रिप डिस्पाइट एल्जिनो। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है वो सिंगापुर में अभी होने वाली है वर्ल्ड सिटी समिट। तो वर्ल्ड सिटी समिट में जो है वो यहाँ पर केजरीवाल जी को बुलाया गया है। तो उसमें जो है वो इनको मतलब भेजा जा नहीं रहा है। तो ये चीज़ जो है वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है कि उसको भेजा नहीं जा रहा है, तो फिर वो सब चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं, यानी कि इनको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर इस समिट को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड सिटी समिट में होता क्या है, बेसिकली ये पूरा मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब दिल्ली मॉडल को यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल किस तरह से काम कर रहा है पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। तो वो सब चीज़ों को ये देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टोलन 19th सेंचुरी पेंटिंग ट्रेस टू यूएस म्यूजियम। तो ये जो पेंटिंग है इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो ये जो है वो कहाँ से खरीदी गई, फ्रॉम एंटीक्विटीज डीलर हु वाज अरेस्टेड बाय तमिलनाडु पुलिस। तो तमिलनाडु पुलिस ने जो है वो इसे अरेस्ट कर लिया है। अभी बात करते हैं कि ये जो आपकी इमेज है, तो तमिलनाडु पुलिस ने जिस पर्सन से इसको खरीदा उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पर कौन से राजा हैं, राजा सरफौजी और उनके बेटे शिवाजी। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है इसको जो है वो श्रावस्ती महल जो कि थंजावुर में, थंजावुर आपका कहाँ है, तमिलनाडु, वहाँ से इसे चुराया गया था। तो बोले 19th सेंचुरी की ये पूरी की पूरी पेंटिंग है। तो राजा सरफौजी और उनके बेटे शिवाजी की, तो जिसे कि थंजावुर के आपके श्रावस्ती महल से चुरा लिया गया था। तो यहाँ पर जो है वो इस पिक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि इसको अगर हम बात करें, इसको खरीदा गया था 2006 में एक इंटरनेशनल एंटीक्विटीज डीलर सुभाष कपूर के द्वारा, जिनके ऊपर जो है वो स्मगलिंग का चार्ज लगा करके जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है।
ठीक है, तो इस हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं इस पेंटिंग का, क्योंकि हमारे ये GS1 के रिगार्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो बन जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि तंजावुर के रूलर्स की हैड बीन डिवॉइड ऑफ एब्सोल्यूट पावर, बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट पावर थी नहीं। तो सर फौजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रिटिश थ्रोन पर आपने स्टेप ब्रदर अमर सिंह वगैरह को बैठाते हैं, पर इनकी डेथ हो जाती है 1832 में, और इनका जो बेटा है शिवाजी वो 1855 तक जो है वो रूल करता है। तो तंजावुर में जो है वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी बढ़ जाती है जब आपके क्या आते हैं, लॉर्ड डलहौजी आते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको जो है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये जो पेंटिंग है राजा सरफौजी की और उसके यंग बेटे की, हिस्टोरियंस इसको बताते हैं कि ये पेंट की गई है 1822 से 1827 के बीच में श्रावस्ती महल में ही ये की गई। 1918 में श्रावस्ती महल की लाइब्रेरी को ओपन किया गया था पब्लिक के लिए। तो एफर्ट जो है वो लगाए गए टू मेक माइक्रोफिल्म एंड कैटलॉग इट्स कंटेंट्स इन 1965, उसके लिए एफर्ट किए गए। व्हेन इंदिरा गांधी हु वाज देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तब हुआ करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने फंड जनरेट किया लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, वो सब चीज़ें निकली। अब उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि डिसअपेयर कब हुई पेंटिंग और किस तरह से क्या चीज़ जो है वो निकल के आई। 2006 में देखने को मिलता है कि ये जो पेंटिंग है ये जो है वो खरीदी गई है, तो उसके ऊपर जो है वो पर्सन के ऊपर फिर पर्टिकुलर चार्ज लगा करके उसे जो है वो जेल में डाल दिया गया। तो बोला कि दो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वी हैव सक्सेसफुली ट्रेस द पेंटिंग थ्रू द होमलैंड सिक्योरिटी इन US नाउ एंड द विंग हैज़ इनिशिएटेड स्टेप्स टू ब्रिंग द पेंटिंग ऑफ सरफौजी बैक टू श्रावस्ती महल की। अब फिर से वो गए हैं और वो पेंटिंग को वापस लाने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो फर्दर इंक्वायरीज होंगी यहाँ पर और पूरा सब हिसाब किताब देखा जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी होप टू रिट्रीव द पेंटिंग एंड रिस्टोर इट टू श्रावस्ती महल अंडर द यूनेस्को ट्रीटी सून। तो यूनेस्को ट्रीटी के तहत जो है वो इसको ले लिया जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल के आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है कि पैगासस बैटल द फाइट ऑफ द सर्विलेंस फॉर्म। तो आपको सबको पता है कि पैगासस के बारे में कि क्या चीज़ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि 1 साल पूरा हो चुका है अब पैगासस केस को आए हुए, तो बोले कि यहाँ पर जो भी डिजिटल न्यूज़ या प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट किया कि सेलफोन्स एटलीस्ट ऑफ 300 इंडियंस को हैक किया गया था और उनको स्पाईवेयर से इजराइल बेस्ड NSO ग्रुप ने ये चीज़ जो है वो बताई कि 10 ऑफ द केसेस ऑफ कन्फर्म्ड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब फॉरेंसिक एनालिसिस की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये चीज़ें जो है वो हमें बताई। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे एमनेस्टी इंटरनेशनल का फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे बता दीजिए। तो बोला कि इसके जो विक्टिम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जजेस हैं और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं। तो इनके ऊपर जो है वो ये सर्वेलेंस जो है वो सब चीज़ें की गई हैं जिसके बारे में पूरा आर्टिकल ये है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हियर करेगा जो भी केस है इससे रिलेटेड, जो एलीज पैगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है, इसी मंथ इसको जो है वो सुनवाई इसकी होगी। तो बोले कि लास्ट ईयर की बात करें तो 7 जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली उन्होंने क्या किया था, एक लिस्ट ऑफ एलिजिंग US स्पाईवेयर बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव टू द सेवरल प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स की उसको यूज़ किया गया है। इंडिविजुअल्स के ऊपर उनका जो फ़ोन वगैरह है वो सब हैक हुआ है, सारी चीज़ों को सुना गया है या देखा गया है, उनके ऊपर नज़र रखी गई है, स्पाई किया गया है, तो उसके बारे में चीज़ों को निकाल करके लाया गया। तो बोल रहा है कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज जो जस्टिस RV रविंद्रन हैं वो इन चार्जेस को पूरी तरह से देखेंगे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए कि जिस्ट क्या है, बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस को सुनेगा, जो भी पैगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो केस है उसकी जो है वो अभी सुनवाई होने वाली है। तो बोले कि पैगासस स्पाईवेयर जो है वो कैन नॉट ओनली मोप अप द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द फोन सच एज फोटोज़ या कॉन्टैक्ट्स ही नहीं लेगा, बट उसके अलावा एक्टिव फ़ोन का कैमरा भी एक्टिव कर सकता है, माइक्रोफोन को भी जो है वो ऑन या ऑफ कर सकता है। तो मतलब स्पाइंग डिवाइस की तरह पूरा का पूरा काम कर सकता है विदाउट ऑनर्स नॉलेज। तो देखिए सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है। आप खुद ही सोचिए कि आपका फ़ोन है, अब कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके उसमें है, कई तरह के आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे या कई सारी चीज़ें, आप किसी से फ़ोन पर बात करें और वो सब रिकॉर्ड हो रहा है या वो सब कोई थर्ड पर्सन जो है वो देख रहा है और आपको उस चीज़ का पता भी नहीं, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है।
तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनल्स के ऊपर जो है वो यूज़ किया गया और उसके बारे में केस है। तो बोले कि रिपोर्ट्स जो है वो जुलाई 2021 में अपेयर हुई और यहाँ पर बताया गया कि 40 जर्नलिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोग जो हैं टू सर्वेलेंस यूजिंग पेगासस एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू फार नीदर कन्फर्म्ड नॉट डिफाइंड कि उन्होंने ये खरीदा या डिप्लॉय किया या नहीं किया, उसके बारे में ना तो उन्होंने कुछ कंफर्म किया ना ही डिनाई किया। तो बोला ये जो कमेटी है आर.वी. रविंद्रन कमेटी, ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या चीज़ को डिटरमाइन करेगी, तो ये देखेगी कि जो पेगासस को जो यूज़ किया गया है इज ड्रॉप ऑन फोन्स एंड अदर डिवाइसेस ऑन इंडियन सिटीजन्स की वो किस तरह से किया गया, जो डिटेल्स जो है उनको गवर्नमेंट को मिली हैं या हैड टेकन एनी एक्शन द रिपोर्ट्स इमर्जिंग इन 2019 अबाउट व्हाट्सएप अकाउंट्स बीइंग हैक्ड या सेम स्पाईवेयर एंड गवर्नमेंट हैड इंडीड एक्वायर्ड सच सूट। और बोल रहे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आर्टिकल हैड एलीज दैट पेगासस वाज इन पार्ट ऑफ $2 billion package of sophisticated weapons and intelligence gear between India and Israel after Narendra Modi became first prime minister to visit Israel। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो यहाँ इसराइल की विजिट की थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर $2 बिलियन का $1 का एक पैकेज इसके बीच में साइन हुआ था, जहाँ पर इसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इंटेलिजेंस गियर के बीच में रखा गया था, बात की गई थी। अब पेगासस है क्या, ये एक स्पाईवेयर है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को मोप अप नहीं करेगा, मतलब उसको साफ करने का काम नहीं करता है, बट फोटोज़ या कॉन्टैक्ट्स या उनको एक्टिव कर सकता है फ़ोन के कैमरा को, माइक्रोफोन को, टर्न इट इनटू अ स्पाई डिवाइस एंड विदाउट द नोइंग ऑफ द ओनर्स नॉलेज कि वो अपनी तरह से ये कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि पेगासस के जो अर्लीस्ट अवतार है, यूज स्पेयर फिशिंग और एंटर फोन्स यूटिलाइजिंग मैसेज और डिज़ाइन टू एंटाइस एंड टारगेट टू द क्लिक और मेलिशियस लिंक वगैरह के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना, वो सब चीज़ें करना, या ज़ीरो क्लिक या अटैक्स जहाँ पर फ़ोन जो है वो वर इन्फेक्टेड विदाउट एनी एक्शन ऑफ द टारगेट ऑफ द इंडिविजुअल। और 2019 में व्हाट्सएप ने रिलीज़ की थी एक स्टेटमेंट कि पेगासस जो है वो फ़ोन्स में वाया कॉल्स भी जा सकता है और इवन इफ़ दे आर नॉट अटेंडेड तब भी जा सकता है, अगर फ़ोन आ ही गया तब भी ये एंटर कर सकता है। तो ये जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता है एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन्स में, एंड मैनी ऑफ दीज एक्सप्लॉइट्स वर रिपोर्टेडली 0 day, which meant that even the device manufacturers were unaware of these weaknesses and Pegasus can also be delivered through the nearby wireless transmitter कि वो किसी भी तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। तो कितना खतरनाक ये वायरस आपको देखने को मिला। अच्छा, इसको इंडिया में किस तरह से यूज़ किया गया, तो जुलाई 2021 में जो पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है द वायर इन इंडिया, द गार्डियन ऑफ द यूके एंड वॉशिंगटन पोस्ट यूएस इन इंडिया, 40 जर्नलिस्ट और इनके ऊपर जो है वो यूज़ किया गया है, वो चीज़ पता चली। तो बोला कि रिपोर्ट जो है वो बेस करती है आपकी किस पर, डेटाबेस पर, जो 50,000 फ़ोन नंबर्स असेस्ड बाय द पार्टीज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बात जो है वो रिलीज़ की और एनएसओ भी ये चीज़ जो है वो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि जो गार्डियन एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो अपने सिक्योरिटी लैब्स में बताता है कि 67 फ़ोन जो है वो लिंक थे, इंडियन नंबर जो है वो लिंक थे डेटाबेस फाउंड एंड 23 वर सक्सेसफुली एंड 14 शोड द साइंस ऑफ अटेम्प्ट टू पेनिट्रेशन, जिनमें पेनिट्रेशन किया गया। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको जो है वो देखिए बोला नहीं है ठीक से कि नहीं हमने किया है या नहीं किया है, वो सब चीज़ों के बारे में आ रहा है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ये बताता है कि गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकते एक मैसेज और क्लास ऑफ मैसेजेस व्हेन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या फ्रेंडली रिलेशन की बात करें, फॉरेन स्टेट्स की बात करें, पब्लिक ऑर्डर की बात करें, या फिर हमें प्रिवेंट करना है इंसाइटमेंट को टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो इन केसेस में गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। और ऑपरेशनल प्रोसेस फॉर इट अपेयर्स इन द रूल 419A के तहत बताता है, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 का 419A रूल बताता है कि इसमें ऐड किया गया था कि टेलीग्राफ रूल्स आफ्टर द वर्डिक्ट इन पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस,
इस केस के बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी होंगी, जो भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर आती हैं, विच कैन बी ब्रीच्ड ओनली इफ़ दे आर इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, तभी होंगी। तो 419A जो है वो बताता है कि सर्वेलेंस जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए और सैंक्शंस वगैरह लगने चाहिए, या होम सेक्रेटरी और सेंट्रल और स्टेट के ऊपर वो सब चीज़ें लेवल पर, कि हम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर देख सके कि जॉइंट सेक्रेटरी या जो भी चीज़ें चल रही है वो किस तरह चले। अब केस पुट्टास्वामी केस आता है आपका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्डिक्ट 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें और चीज़ों को ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें जो है वो ओवरसाइट सर्वेलेंस को देखने की ज़रूरत है, एंड स्टेटिंग दैट इट शुड बी लीगली वैलिड इन सर्विस अ लेजिटिमेट एम टू ऑफ द गवर्नमेंट, की उसके लिए लीगली वैलिड होना चाहिए। वैसे ही लेजिस्लेशन एनेबलिंग द सर्विस सेक्शन 69 भी वही चीज़ें जो है वो इस तरह की बोलता है। तो आपको जो है वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपके निकल के आती हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास आर्टिकल की माचो मैन एंड इनविजिबल वुमेन, यानी कि आप आजकल की मूवीज़ देखें, ठीक है, जैसे मूवी रिलीज़ हुई RRR, या फिर आप देखें हमारे पास जो मूवीज़ आती हैं आजकल में, जो भी मूवीज़ आपकी आ रही हैं वो कैसी है कि उसमें मैन को बड़ा मस्कुलिन दिखाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा, जैसे विक्रम देखें आप, RRR देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई भी जो नई मूवीज़ आ रही है जैसे KGF आई, ठीक है, KGF 2 है या KGF 1 है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, ठीक है, जैसे चाहे पुष्पा है, तो उसमें मैन को कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक अकेला जो है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे बीस्ट मूवी के जो एक्टर हैं, जैसे वो विजय कैरेक्टर है, तो वो जो है वो पूरी तरह से मतलब एक अकेला ही सबसे लड़ लेता है। जैसे विक्रम में कमल हसन जो है वो टीम अप करते हैं कुछ इन्फेंट ग्रैंडसन या वो ड्रग यूज़ के लिए, वो सब चीज़ों के लिए, वो देखने के लिए, तो वो एक टीम बनाते हैं और वो सबसे लड़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आजकल जो हीरो है उसके मायने चेंज हो चुके हैं। आजकल हीरो कैसे आदमी को दिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, जिसके 6 पैक्स हैं, जिसकी बहुत ही ब्रॉड बाजुएं हैं, और जो एक्ट्रेसेस होती है वो उनको कैसे दिखाया जाता है, उनको बहुत ही इनविजिबल सा कैरेक्टर होता है, मतलब कि या तो उनको जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाएगा, या फिर उनको कैसा दिखाया जाएगा कि वो हीरो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो उसकी एब्सेंस में सिर्फ घर को ही नहीं संभालती बल्कि अपनी जान देने तक जो है वो उस हद तक जो है वो चली जाती है। तो सिर्फ एक मूवी की बात यहाँ पर राइटर ने की है, कश्मीर फाइल्स की, कि कश्मीर फाइल्स ने जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट किया है कि वो जो है वो टेररिज्म के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं अटैक किया, या उस रूथलेसनेस को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो बोल रहे कि ये जो हम आजकल जो मूवीज़ देख रहे हैं, तो इन मूवीज़ में जो है वो यहाँ पर जो वुमेन है उनका रोल जो है वो हमें कहीं ना कहीं हीरो का ही एक्सटेंशन लगता है, कि उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो बस उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है, तो उस तरह से उसी को एक्नॉलेज करती है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये किस प्रकार के फेमिनिज्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देयर इज एविडेंस सजेस्टिंग दैट द राइज ऑफ द hyper masculine hero is closely linked to the crisis in economy, and 80% of the labor force is male, and crisis of the job make one look up to image to macho man and saving both country and the religion, कि वो उस तरह के माचो मैन में फिर कन्वर्ट होते हैं, वो सब चीज़ों की तरफ जो है वो दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी फिल्में जो है वो किस तरह से प्रदर्शित करती हैं, हीरो को एक माचो मैन की तरह प्रदर्शित करती हैं, और जो एक्ट्रेसेस हैं उनको इनविजिबल वुमेन की तरह जो है वो बताती हैं। बोलते हैं कि जो विक्रम है वहाँ पर अगर हम देखें तो एक एजेंट टीना की बात होती है, तो बोलते हैं कि हु सीम्स टू हैव फैंस वेटिंग सीक्वल्स एंड फाइट गून्स हु थ्रेटन हर कमांडर्स हाउसहोल्ड विद फोक्स and kitchen instrument rather than using guns which is the men in the use in the film, कि वहाँ पर जो टीना है वो क्या करती हैं, वो फाइट करती हैं, जब गुंडों से जब वो लड़ती हैं तो वो किचन के ऑब्जेक्ट से जो है वो घर के फॉक वगैरह से फाइट करती हैं, जबकि गन्स का उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो गन का यूज़ नहीं करती हैं, जब गन जो है वो नॉर्मली हीरो ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने इसको बताया थॉरिफिकेशन ऑफ मैन,
कि थॉरिफिकेशन ऑफ मैन जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो रिलेटेड है। एंड ये हाइपर मस्कुलिन हीरो जो दिखाना स्क्रीन के ऊपर या फिर उनको वैसा दिखाना जो है वो यहाँ पर निकल के आता है। जबकि इन्होंने एक और फिल्म का मेंशन किया है, जयेश भाई जोरदार, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई है, जिसमें रणवीर सिंह एक्टर है। तो यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि बेटा मेल वन हु वाज नॉट ट्राइंग टू बी अ सेवियर। तो ये ऐसी फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह या फिर जो जयेश भाई है वो कोई सेवियर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उतने ज़्यादा मस्कुलिन उनको नहीं दिखाया है। तो वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल थी, पर कलेक्शन वाइज अगर हम देखें तो उसको उतना ज़्यादा महत्वता नहीं मिली। तो बोल रहे कि यहाँ पर जो जेंडर फ्रेंडली स्क्रिप्ट्स हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें आर गोइंग टू बी डोमिनेट अ स्मॉल बबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स की, वो बड़ा कम जैसे होता है, और दे आर कंज्यूम्ड बाय लिबरल वुमेन हु हैव द जॉब एंड मैन हु सपोर्ट देम। वो उसी तरह की मूवीज़ जो है वो थोड़ी बहुत दिखाते हैं, वो मतलब माइनॉरिटी में कहीं ना कहीं चलती हैं। और जो इस तरह की मूवीज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग मैन टाइप की, वो जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, यानी डोमिनेट कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारे एक तरह से यूथ को इम्पैक्ट डालता है। मतलब देखिए आप, हम सब जो है वो बहुत कुछ सीखते भी हैं मूवी से, तो वो सब चीज़ों के बारे में राइटर बोले हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। तो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट जो है वो जारी की गई, जिसमें कर्नाटका ने जो है वो टॉप किया है। तो बोल रहे कि रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है टू सिक्योर अ प्लेस अमंग 25 नेशंस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर 17 मेजर स्टेट्स में 3rd एडिशन जो नीति आयोग का निकल के आया है इनोवेशन इंडेक्स का, इसमें कर्नाटका ने टॉप किया, और उसके बाद में तेलंगाना, फिर है आपके पास हरियाणा, और बोले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार जो है वो ये बॉटम पर है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप कौन कौन से हैं हमारे पास, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और हमारे पास जो यहाँ पर स्कोर के हिसाब से देखिए बहुत ही कम रैंकिंग पर हमें देखने को मिलते हैं। MP भी है, फिर आपका मतलब 13th रैंक पर है, गुजरात 14th रैंक पर है, बिहार 15th पर है, उड़ीसा 16th पर है, और छत्तीसगढ़ 17th रैंक पर निकल के आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो किसने जो है वो रिलीज़ किया है, तो ये नीति आयोग ने किया है। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ किया है। ठीक है, अच्छा, और बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 25th नंबर के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं कि इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स 2022 में ये पूरा का पूरा डिटरमाइन करता है इनोवेशन कैपेसिटीज़ को या इकोसिस्टम को, सब नेशनल लेवल को, या स्टेट हैज़ हेल्ड दिस पोजीशन अंडर द मेजर स्टेट कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर हम बात करते हैं मणिपुर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हिल स्टेट कैटेगरी में आपका आता है उसमें इसने टॉप किया है। और चंडीगढ़ जो है इसने टॉप किया है फॉर्मर यूनियन टेरिटरी सिटी स्टेट्स कैटेगरी में, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये आते हैं, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात वगैरह आपको बॉटम में देखने को मिलेंगे। तो बोला है कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंडिया का जो एवरेज इनोवेशन स्कोर है वो किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, कि ये आपको 25 नेशंस में हमें ग्लोबली ये टॉप 25 में लेकर के जाएगा, उसके बारे में ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम रैंकिंग को दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें कि यहाँ पर मणिपुर ने जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में टॉप किया है, चंडीगढ़ का है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह का क्या क्या रैंक है वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की, तो रिकमेंड करती है जो भी मेजर्स वगैरह हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी जिसे हम GDERD बोल रहे हैं, वो प्रमोट करेगा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हम इस गैप को और भी ज़्यादा जो है वो फिल कर पाएँ, वो सब चीज़ों के बारे में बात करती है। ठीक है, तो बोले ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट एंड कंट्रीज दैट स्पेंड लेस ऑन GDERD fail to retain their human capital in long run and ability to involve dependent on the quality of human capital, की उसमें कहीं ना कहीं फेल हो गया कि लॉन्ग रन में हम जो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया कि GDP कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से 0.7% के ऊपर जो है वो निकल करके आ रही है। और बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2% ऑफ विच प्ले द इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज अचीविंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट्स सजेस्टेड। तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको निकल आती है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि फूड शुड रीच ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर स्टेट्स। तो बेसिकली हमें देखने को मिला कि जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के दौरान में जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो माइग्रेट होकर के जो है वो शहरों से वापस गांव में गए। तो जब ये गांव में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनको राशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई इनके पास में राशन कार्ड नहीं है वहाँ का। तो इस केस में जो है वो यहाँ पर एक स्कीम निकल के आया जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आप कहीं पर भी हैं उसको आपके आधार से लिंक किया जाएगा राशन कार्ड को, और वो एक कार्ड जो आपको मिलेगा वो आप कहीं पर भी जहाँ पर भी रह रहे हैं वहीं पर आप अपना जो राशन है वो खरीद सकते हैं। तो बोला कि कोर्ट ने बोला है इंसेंट नोटिस हाउ महाराष्ट्र हैज़ कवर्ड ओनली 36% of the migrant workers of the state and pass percentage of exams of 35%, and you have scored only 1% more. Government should have spare time, and also the bench of Maharashtra counter we can only push, उसको हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें निकल के आती है। तो वो जो है वो कोई भी सिटीजन जो है वो हंगर से नहीं मरना चाहिए। ये कौन सा बोलता आता है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर जो है वो लिखा गया है। ये आर्टिकल 21 जो है वो आपको याद रखना है, बहुत बार जो है वो न्यूज़ में ये आता ही रहता है। नेक्स्ट बोला कि वुमेन हैड राइट टू सेफ अबॉर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बेसिकली ये जो है वो निकल के आता है कि सेफ अबॉर्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिसेंटली अभी केस निकल करके आया था जिसमें एक अनमैरिड वुमेन जो है वो अबॉर्शन के लिए गई। तो वहाँ पर जो है वो उसकी जो 24 वीक की प्रेगनेंसी है उसके रिगार्डिंग जो है वो गई, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है अभी कि नहीं, सेफ अबॉर्शन जो है वो हर एक महिला का अधिकार है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो उसके बारे में ये निकल करके आया। तो वहाँ पर फिर से आर्टिकल 21 जो है वो आपके पास जो है वो न्यूज़ में आ जाता है, तो उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। तो बोले कि अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि कोर्ट ने ये नोट किया कि हमने अमेंडमेंट किया था 2021 के एक्ट में एंड और बोला कि सब्स्टिट्यूटेड द टर्म हस्बैंड विद पार्टनर, कि वहाँ पर पहले एक टर्म लिखी गई थी हस्बैंड की जगह अब पार्टनर लिखा गया है। तो पार्टनर जब लिख दिया गया तो वो अनमैरिड महिला को भी यहाँ पर कवर कर रहा है। पहले हस्बैंड यानी कि ओनली मैरिड वुमेन ही जो है वो अबॉर्शन करवा सकती थी, बट अब हस्बैंड की जगह पार्टनर लिख दिया गया यानी कि अब अनमैरिड महिला भी अबॉर्शन जो है वो करवा सकती है। तो वुमेन्स राइट टू reproductive choice of an inseparable part of the personal life and liberty under Article 21 of the Constitution. She has a contract right to bodily integrity. तो उसके पास में बॉडी इंटीग्रिटी का जो है वो सैक्रोसेंट राइट है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या निकल के आता है, बोला आर्टिकल 21 के तहत ये बात निकल के आ रही है कि वो किस तरह से खुद को रहना चाहती है, मतलब किस तरह से उसके क्या जो है वो पर्सनल लिबर्टी की तरह उसको चीज़ को कैसे लेती है, वो महिला के ऊपर है। तो कोर्ट ने बोला है कि फोर्सिंग द वुमेन टू कंटिन्यू विद हर प्रेगनेंसी वुड नॉट ओनली बी द वायलेशन ऑफ हर बॉडीली इंटीग्रिटी बट ऑल्सो एग्रावेट हर मेंटल ट्रॉमा, कि उससे उसका मेंटल ट्रॉमा भी बढ़ेगा, और अगर आप उसको जो है वो फोर्स करते हैं टू हैव प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना तो वो भी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल के आई। नेक्स्ट बोला है कि फेसबुक ने रिमूव कर दिया अभी अफगान मीडिया पेजेस को जो भी तालिबान को उसको कंट्रोल करता था, ठीक है। तो अभी बारी है हमारे MCQs की। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि विच कंट्री वॉज टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल्स टू रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। तो कौन सी यहाँ पर टॉप चॉइस थी ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपने आई होप इसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका हमारा सही आंसर है USA। तो इसके बारे में हमने बात की थी डिटेल में। नेक्स्ट बोला है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट कि जिसने क्या किया है अपने कमर्शियल व्हीकल्स पर ट्रैकिंग डिवाइस ERSS को जो है वो लगाया। तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश। तो बोला हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने क्या किया है, रजिस्टर कर दिया है, कमर्शियल व्हीकल्स को इक्विप कर दिया है VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ में विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके जो है वो याद रखना है।
तो ये था हमारा आज का द हिंदू का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दे करिए, और जो है वो लाइक तो कम से कम कर दिया करें लेक्चर को। और जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उसके जो है वो आप ज़रूर आंसर दें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप सारे जो है वो आंसर वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर रहती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।